हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद है मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आपके सामने स्क्रीन पर क्लास 12th फिजिक्स का पेपर है जो आज की तारीख यानी 11 मार्च 2025 को कंडक्ट हुआ है। और इस पेपर में लगभग वो तमाम चीज़ें आई हैं जो हमने अभी पिछले 2-3 दिनों के अंदर आपको प्रिडिक्ट करवाया था। हर साल फिजिक्स के पेपर में स्टूडेंट्स लगभग 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नए डाले जाते हैं। 10 से 20% क्वेश्चन कह लीजिए। 10 से 20% क्वेश्चन का ये मतलब है कि 2-3-4 क्वेश्चन ऑलमोस्ट बाहर से आते हैं जो हमको अंदाजा भी नहीं होता और स्टूडेंट उनको देख के चकरा जाते हैं। हालांकि वो सब कुछ पढ़ा हुआ ही होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट से ही आता है, लेकिन अचानक से क्वेश्चन की फ्रेमिंग जब बदलती है तो स्टूडेंट थोड़े से परेशान हो जाते हैं। हर साल ये सिलसिला ऐसा ही रहता है। इस साल भी हुआ है। 2-3 क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट टाइप के पूछे गए हैं और बाकी जो ऑलमोस्ट क्वेश्चन थे वो सब कुछ वही आए हुए हैं जो हमने प्रिडिक्शन किया हुआ था। तो आइए स्क्रीन पर चलते हैं, देखते हैं कि इस साल 12वीं का पेपर किस तरह से आया और आप लोगों ने किस तरह से अपना परफॉर्मेंस दिया है। तो आप इस वीडियो को देख करके अपना जो आकलन है वो कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट किस तरह से आने वाला है, आपने कैसा आंसर लिखा है, कितने नंबर आपको मिलेंगे। तो पहला हम डिस्कस करें, देखिए सेट ए के पेपर को, और बड़ा आसान आया था। कुछ स्टूडेंट ने मैसेज किया है कि सेट सी जो है थोड़ा सा टिपिकल आ गया है, कुछ क्वेश्चंस उसके बाहर से आए हुए हैं। तो देखो भाई, बाहर बाहर से कुछ नहीं है, सारी चीज़ें आपकी पढ़ी हुई ही हैं, नया चीज़ कुछ भी नहीं आया हुआ है। हाँ, थोड़ा सा हमने प्रैक्टिस नहीं किया है, इस वजह से हमको नया लगता है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑर्डर कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन इंक्रीज रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। अगर कैपेसिटेंस हमको बढ़ाना है तो कैपेसिटर को किस तरह से लगाना चाहिए। दो कॉम्बिनेशन बनते हैं, सीरीज और पैरेलल। तो किस तरह से कैपेसिटर को आप लगाएंगे कि उसका जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाए। तो आंसर है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसका आंसर क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। इस प्रकार से जोड़ते जाते हैं हम, यानी इसमें कैपेसिटेंस ऐड हो जाता है। और पैरेलल में जोड़ते हैं तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 उसमें डिक्रीज हो जाती है वैल्यू। आगे देखिए, ऑन विच प्रिंसिपल डज द ट्रांसफार्मर वर्क। ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? तो आंसर है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। समझ गए? म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ट्रांसफार्मर वर्क करता है, तो देख लीजिएगा। ठीक, तो 1 मार्क के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। राइट द रीजन फॉर द शाइनिंग ऑफ एयर बबल्स। ये भी हमने अपने लेक्चर में कवर किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। ठीक है, ट्रांसफार्मर भी बताया था आपको कि किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ये भी हमने कवर किया था। ऑलमोस्ट वो सारे क्वेश्चन आए हैं जो हमने अभी लाइव सेशन में डिस्कस किया, मॉडल पेपर में डिस्कस किया, और जो चैप्टर वाइज हमने आपको बताया है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक लगभग सारे क्वेश्चन फंसे। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। 2-3 क्वेश्चन हर साल बाहर से आते ही हैं जिसका किसी को अंदाजा नहीं होता, लेकिन ऑलमोस्ट 95% पेपर जो है वो हमने प्रिडिक्ट कर दिया था। अगर आपने उसको अच्छे से देखा है, समझा है, तो आप निसंदेह अपना पेपर अच्छे तरीके से बना करके आए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच एक्सपेरिमेंट। ये आज सुबह सुबह भी मैंने बताया था और पिछली क्लास में मैंने बताया था जब हमने कल चैप्टर नंबर 11 की वीडियोस अपलोड की, डुअल नेचर की, कल की डेट में, तो उसमें भी हमने इसको कवर किया था। विच एक्सपेरिमेंट कंफर्म्स द एग्जिस्टेंस ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ रिलेटेड टू मूविंग इलेक्ट्रॉन। मूविंग इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ डी ब्रॉय का वेव बनता है, मैटर वेव बनता है, उसकी वेवलेंथ होती है, डी ब्रॉय वेवलेंथ कहलाती है वो। तो इस बात को कौन सा एक्सपेरिमेंट साबित करता है, इस फैक्ट को कौन सा एक्सपेरिमेंट साबित करता है? तो आंसर है डेविसन एंड जर्मर का एक्सपेरिमेंट, ये मैंने बताया था। अगला क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन व्हेन ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। ये भी हमने डिस्कस किया था सेमीकंडक्टर के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 14। जब ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी हम मिला देते हैं प्योर टाइप के सेमीकंडक्टर में, यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है? तो आंसर है पी टाइप का बनता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर यहां से बन जाता है। और पेंटावेलेंट मिलाएंगे तो एन टाइप बन जाएगा, वो भी किसी न किसी सेट में आया होगा। सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। एक क्वेश्चन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया न्यूमेरिकल का, क्योंकि आज तक इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया है। ये चैप्टर नंबर 15 है, कम्युनिकेशन सिस्टम। उसमें एक लास्ट का टॉपिक होता है आपके अर्थ के ऊपर, जो हम एंटीना की हाइट बनाते हैं, एंटीना लगाते हैं, या टावर कह लीजिए, एंटीना कह लीजिए, कुछ भी, उसकी हाइट का आपने एक फार्मूला पढ़ा है कि रेंज इज इक्वल टू जो होता है वो होता है 2 टाइम अंडर रूट आर एच। आर जो होता है वो रेडियस ऑफ द अर्थ होता है, और हाइट होता है टीवी एंटीना की हाइट, मोबाइल एंटीना की हाइट, टावर की हाइट है, और डी उसका रेंज होता है कि कहां तक सिग्नल जाएगा। ये सर्कल का रेडियस कहलाता है। यानी एक टावर के चारों तरफ जो सर्कल पार्ट में
सिग्नल जाएंगे उसका रेडियस क्या कहलाएगा, डी कहलाएगा। डी रेंज होता है बेसिकली, समझ आया। तो यहाँ पे यही पूछा, देखिए हाइट ऑफ द टीवी टावर कितना दिया है, 75 मीटर। तो एच की वैल्यू आप 75 कर लीजिए, क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। एच की वैल्यू कितनी हो गई, 75 मीटर, हाइट ऑफ द टीवी टावर। आपसे क्या पूछा है, कैलकुलेट इट्स मैक्सिमम ट्रांसमिशन डिस्टेंस, डिस्टेंस यही है डी की वैल्यू, ठीक है। तो आपसे डी की वैल्यू पूछ दिया, मैक्सिमम डिस्टेंस बोल लीजिए, मैक्सिमम रेंज बोल लीजिए, मैक्सिमम रेडियस बोल लीजिए, कितने रेडियस के सिग्नल ये भेजेगा, ये डी को बोलते हैं अपन। और रेडियस ऑफ द अर्थ आपको पता है 6400 किलोमीटर होता है, जिसको अपन अगर मीटर में चेंज करें तो इट विल बी 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, जो कि आपको हिंट के तौर पे साइड में दिया हुआ है, ठीक। अब हमारा अपना फॉर्मूला हम नोट करते हैं, रेंज ऑफ टीवी एंटीना का होता है √2RH। ये रूट है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए या रूट सॉल्व कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। देखते हैं सॉल्व करके, 2 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस कितना है, 6.4 इंटू 10⁶, ठीक है। और आगे देखिए, आगे हमने एच की वैल्यू रखनी, एच की वैल्यू कितनी दी हुई है, 75, ठीक। तो इन नंबरों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और रूट से बाहर इनको निकाल लेते हैं, ठीक, ठीक है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, खाली नंबर नंबर ना, 2 को, 6.4 को और 75 को, ये लगभग बनता है 960, और मल्टीप्लाई में है 10⁶। ये सब रूट के अंदर चल रहे हैं, 960, ठीक है। इसको तो हम किसी नंबर का वैसे फ्रैक्शन नहीं ले सकते, देखो 30 इंटू 30 900 होता है, तो 30 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 31 इंटू 31 करके देख लो कितना होता है, और 31 मल्टीप्लाइड बाय 31 करके देख लेते हैं, ठीक है। देखिए 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 961 आया। 960 को ऑलमोस्ट 961 मान सकते हैं हम, तो इसका स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा, 31 ऑलमोस्ट मान लीजिए, ये ऑन एन एवरेज बात हो रही है, अदरवाइज 30.9 ले लीजिए। 31 को हम ऑलमोस्ट 30.9 जब लेंगे तो एग्जैक्ट 960 आ जाएगा, यानी इसका मल्टीप्लाई आप 30.9 से ही करके देखिए, ऑलमोस्ट आ जाएगा। तो उसको 30.9 को 31 मान लो ना, 31 का स्क्वायर 961 होता है, समझ गए। अब यहाँ पे क्या है 10⁶, तो 10⁶ को क्या अपन 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ लिख सकते हैं, बेस सेम केस मल्टीप्लाई का पावर जुड़ जाएगा तो 10⁶ हो जाएगा, समझे। तो देखो इसका रूट आप सॉल्व करोगे कितना आएगा, 31, और इनका जोड़ा बन गया, ये रूट से बाहर निकल जाएंगे एक ठो ये, तो ये आंसर बनेगा जी। अब ये क्या चीज है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आता है मीटर में, इतना मीटर डिस्टेंस है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 1 3 ठो 0 मीटर, और मीटर को 3 0 अगर है तो 3 0 को किलो भी लिख सकते हैं। तो अगर आपने 3 0 को किलो लिखना पसंद किया तो आप क्या लिख देंगे, 31 किलोमीटर, ये इसका डिस्टेंस हो गया। इस एंटीना क्या जो रेंज है सिग्नल निकलने का, 31 किलोमीटर इसका रेंज होगा। आप चाहे मीटर में इसका आंसर दीजिए, चाहे किलोमीटर में आंसर दीजिए। आई होप अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तीनों सेट में इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, तो उम्मीद है ये आपने बनाया नहीं होगा अगर नहीं पढ़ा है तो, लेकिन है बहुत आसान। अगर ये छोटा सा फॉर्मूला भी आपको याद है तो खाली इनमें वैल्यू रख के छोड़ भी दिए होते तो भी तुमको 2 नंबर मिल जाता। 2 नंबर के लिए बहुत छोटा सा सवाल है। आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं, चलिए। अब ये एक बड़ा टिपिकल क्वेश्चन आ गया, हालांकि टिपिकल नहीं है, ये कल बताया था मैंने कि भाई कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के ऊपर जो है न्यूमेरिकल पूछा जाता है, चैप्टर नंबर 9 में बताया था रे ऑप्टिक्स में, ठीक है। तो शायद आपने ध्यान दिया नहीं दिया, मैं आपको इसको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर साइड में हमको पहले इन चीज़ों को मिटाना पड़ेगा, तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप देख रहे हैं तो इसको सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। हाँ जी, देखिए ये क्वेश्चन, पहले यहाँ पे थोड़ा सा साफ कर लें इसको, है ना। ये तो अब आप समझ गए, ठीक। क्वेश्चन देखिए ना, ये बहुत मज़ेदार न्यूमेरिकल है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के ऊपर है, चैप्टर नंबर 9 से। क्वेश्चन है द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस इज ए। कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ आपको ए दिया हुआ है। अब कन्वर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस को। तो देखना, फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स ना, कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स लेंस को बोलते हैं। ये कितना दिया हुआ है, ए फॉर एप्पल, ठीक है। दूसरा चीज क्या बोला है, एंड फोकल लेंथ ऑफ डाइवर्जिंग लेंस इज बी। डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं कॉनकेव लेंस को। फोकल लेंथ ऑफ डाइवर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस कॉनकेव। इसका फोकल लेंथ क्या दिया हुआ है, बी, लेकिन कॉनकेव लेंस के फोकल लेंथ को निगेटिव लिया जाता है, इसलिए हम इसको माइनस साइन के साथ लेंगे। दोनों फोकल लेंथ हो गए भाई, दो अलग अलग फोकल लेंथ है। एक फोकल लेंथ है ए कन्वर्जिंग लेंस का, और दूसरा फोकल लेंथ है
बी डाइवर्जिंग लेंस का। अब कन्वर्जिंग लेंस होता है कॉन्वेक्स, इसलिए वो पॉजिटिव रहेगा, डाइवर्जिंग लेंस होता है कॉन्केव, इसलिए वो निगेटिव रहेगा। दो दो फोकल लेंथ हो गया, अलग अलग लेंस है, तो हम क्या करेंगे, एक को f1 बोल देंगे, एक को f2 बोल देंगे। यहां तक समझ आया? आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, राइट द रिजल्टेंट फोकल लेंथ एंड इट्स नेचर। दो क्वेश्चन पूछा है, व्हेन a इक्वल टू बी, यानी दोनों फोकल लेंथ अगर बराबर हो जाए, बराबर a और b बराबर हैं, तो a और b फोकल लेंथ है, तो बताइए रिजल्टिंग फोकल लेंथ कितना हो जाएगा और उसका स्वभाव क्या होगा। यानी दोनों लेंस को मिलाने के बाद, दोनों लेंस को मिलाने के बाद वो लेंस किसकी तरह बिहेव करेगा। समझ आई बात? ये सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का हमारा फॉर्मूला है, यहां पर देखिएगा, यहां हम लिखेंगे वी नो दैट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन कितना हो जाता है ये, इसका फॉर्मूला होता है f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये फोकल लेंथ होता है भाई, समझ आई बात? f नहीं 1/f होता है ना, सब में अपॉन में चलता है फॉर्मूला। 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का। इसका तो मैंने डेरिवेशन करने बोला था, अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाए होते, खाली वैल्यू रखना है, फॉर्मूला निकाल लेना है। तो देखिए कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 1/f1 की वैल्यू क्या रखनी है, a। f1 हमने किसको माना है, कॉन्वेक्स को। f2 किसको माना है, हाँ f2 माना है b को, लेकिन b कैसा रखना है, माइनस में। ये चीज समझे आप? अब a और b क्वेश्चन बोलता है बराबर हैं, जरा ध्यान से देखना पहले। 1/f इज इक्वल टू 1/a, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 1/b। और यहां पर देखिए a जो है b के बराबर क्वेश्चन ने दिया हुआ है, a और b बराबर है, तो आप a की जगह b रख दो या b की जगह a रख दो। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं b की जगह पर a पुट कर देता हूं। देखो दोनों चीज सेम हो गई, 1/a प्लस में 1/a माइनस में, ये कट गए, कितना आ गया आंसर, 0। तो 1/f इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो f बराबर कितना हुआ, f को उधर ले जाओ, 0 को इस पार ले आओ, तो f बराबर कितना हो गया, 1/0। और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। यानी आपने एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉन्केव लेंस को मिलाया, तो उसका फोकल लेंथ क्या हो गया, इन्फिनिटी पे चला गया। और इन्फिनिटी पे जब फोकल लेंथ शिफ्ट हो जाता है, फिर वो किसकी तरह बिहेव करता है, आंसर है फिर वो सिर्फ एक कांच का टुकड़ा हो जाता है, कोई लेंस की तरह बिहेव नहीं करता। ना ये कॉम्बिनेशन लाइट को कन्वर्ज करेगा ना डाइवर्ज करेगा, ये प्लेन ग्लास की तरह, जैसे ग्लास ट्रांसपेरेंट नहीं होता, घर में अपन लगाते हैं शीशे उसमें खिड़की में दरवाजे में, और वैसी खूबसूरती के लिए लगाते हैं पार्टीशन करने के लिए, तो उसके आर पार अपन देख सकते हैं, जैसे चश्मे के आर पार अपन देख सकते हैं, सादा चश्मा बिना लेंस वाला ट्रांसपेरेंट ग्लास, तो ये ग्लास की तरह बिहेव करेगा। तो फोकल लेंथ कितना हो गया, इन्फिनिटी। यानी ये कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉम्बिनेशन बिहेव्स लाइक प्लेन ग्लास शीट। सिंपल ये ग्लास शीट की तरह बिहेव करेगा। प्लेन ग्लास जो नहीं होता, जिसके आर पार देख सकते हैं, जिसमें लेंस का कोई फीचर नहीं होता, ना ये कन्वर्ज करेगा ना डाइवर्ज करेगा। इसका नेचर लिखना है तो क्या लिखेंगे, नेचर कैसे लिखेंगे, नेचर कैसा हो गया जी, ना ये डाइवर्ज करेगा ना कन्वर्ज करेगा, प्लेन ग्लास बन गया। फोकल लेंथ पहला आंसर है, रिजल्टेंट फोकल लेंथ कितना हो गया, इन्फिनिटी। और ये नेचर ही है जो मैंने लिख दिया, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बिहेव्स लाइक प्लेन ग्लास शीट, ये नेचर ही है जो ऊपर लिखा हुआ है। ना ये कन्वर्ज करेगा ना डाइवर्ज करेगा, ये भी आप लिख सकते हैं अपने शब्दों में। तो मेरे ख्याल से मैंने इसको समझा दिया, इस तरह से इसको बनाना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ जो समझाने लायक है वो मैं आपको बताता जाता हूँ। 2 नंबर का क्वेश्चन आया था और बहुत आसान है, 1/f1 प्लस 1/f2 के फॉर्मूले में रखना था। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन भी हमने आपको पहले प्रिडिक्ट किया था कि आपको ओमिक रेसिस्टेंस और नॉन ओमिक रेसिस्टेंस के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, पूछ लिया गया। करंट पूछा था, उसका एसआई यूनिट पूछा था। करंट क्या चीज है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, उसका एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन आ गया, चैप्टर नंबर 1 का है, ये चैप्टर 1 का है, और ये क्वेश्चन है क्वांटाइजेशन के ऊपर। क्वांटाइजेशन पूछा है, कैन ए सब्सटेंस है 2.c कूलम चार्ज, क्या किसी बॉडी के ऊपर 2.c कूलम का चार्ज आ सकता है, आंसर है नहीं आ सकता। चार्ज जब भी आएगा, चार्ज के आने का फॉर्मूला होगा Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। दिस इज क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला। एक इलेक्ट्रॉन आया तो कितना चार्ज लेके आएगा, E कितना होता है, एलिमेंट्री चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा या जाएगा तो 1.6 का चार्ज लेके आएगा। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो 1.6 का चार्ज लेके आएगा, दूसरा आएगा तो वो भी 1.6 लेके आएगा, तो 1.6 कितना हो गया, 3.2। तीसरा आएगा तो वो भी 1.6 लेके आएगा, कितना हो गया, कितना हो गया, 4.8 हो गया।
यानी आप किसी चीज को अपने मन मर्जी मुताबिक कोई चार्ज नहीं दे सकते। चार्ज जब भी आएगा जाएगा 1.6 के मल्टीप्लाई में आएगा जाएगा, 1 इंटू 1.6, 2 इंटू 1.6, 3 इंटू 1.6। समझ में आई बात? आप अपनी मन मर्जी मुताबिक 2.6 दे ही नहीं सकते। आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो 1.6 का चार्ज हो गया, आपने सोचा भैया 2.6 करना है, अभी तो 1.6 ही आया है। ऐसा करो, एक और इलेक्ट्रॉन दे दो, तो जैसे एक और इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो भी अपना 1.6 ले आएगा, दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे? 3.2। समझ आया? तो इसका आंसर ये होगा कि किसी भी बॉडी को 2.6 कूलम का चार्ज नहीं दिया जा सकता। चार्ज जब भी आएगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के। ठीक है, ये इसका आंसर है। आगे देखिए, हाउ मेनी टाइम्स विल बी इट्स रेसिस्टेंस बिकम व्हेन ए वायर इज स्ट्रेच्ड n टाइम्स टू इट्स लेंथ। एक तार है, उस तार में कुछ रेसिस्टेंस है, उसको हमने n गुना लंबा कर दिया, खींच के n टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो नया रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? न्यू रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर पुराने रेसिस्टेंस के बराबर। समझना भाई ना, ये फॉर्मूला होता है। R2 में बोल देता हूं नए रेसिस्टेंस को, R1 बोल देता हूं पुराने रेसिस्टेंस को। तो अगर आप n टाइम इंक्रीज कर रहे हैं तार को, n टाइम इंक्रीज कर रहे हैं, तो n के स्क्वायर कर दीजिए, उतने गुना नया रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। पुराना रेसिस्टेंस अगर R है, पुराना रेसिस्टेंस अगर R है, R 1 2 भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। पुराना रेसिस्टेंस, एक तार का रेसिस्टेंस सपोज R है, R, और आपने उस तार को n गुना खींच दिया, जैसे 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, तो अगर आपने मान लो 2 गुना खींचा तो नया रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा उस तार में? 2 का स्क्वायर। 3 गुना अगर तार को खींचे हो तो 3 का स्क्वायर। 4 गुना तार को खींचे होते तो 4 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला ये मैंने अपने बेसिक लेक्चर में पढ़ाया है। n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R हो जाता है नया वाला रेसिस्टेंस, न्यू रेसिस्टेंस हो जाता है n स्क्वायर टाइम्स। तो अगर आपने n टाइम इंक्रीज किया है तो कितने गुना रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा? n स्क्वायर टाइम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? n स्क्वायर टाइम्स जो है नया रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो आई होप आपने बनाया होगा, इसको नहीं बनाया होगा तो देख लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम के लिए आप प्रिपेयर रहेंगे, या बाकी बच्चे जो देखेंगे वो प्रिपेयर रहेंगे। अगला जो सवाल है यहाँ पर, राइट 3 डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ये भी हमने प्रेडिक्ट किया था चैप्टर नंबर 5 के अंदर। बार मैग्नेट और करंट कैरिंग सोलेनॉइड अक्सर पूछा जाता है। सोलेनॉइड तो इस साल आना नहीं था क्योंकि 2024 में सोलेनॉइड का एक डिटेल क्वेश्चन पूछ लिया गया था, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का इनसाइड द सोलेनॉइड, इसलिए इस साल वो पर्टिकुलर क्वेश्चन तो आना नहीं था। तो बार मैग्नेट और सोलेनॉइड का डिफरेंस ही पूछ लिया गया। तो ये जनरल था, अगर आपने ओवरव्यू भी पढ़ा होगा तो आपसे बन जाएगा। ठीक बात, दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं, तो आपसे निसंदेह बन गया होगा। और ये तो अपन ने प्रिडिक्ट ही किया था कि ये आना है, फैराडे का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ये आपको पढ़ना ही था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैंने प्रिडिक्ट किया था। दूसरा देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पूछ लिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हमने लेक्चर में कहा था कि आप इसको एक बार देख लीजिएगा, इसकी प्रॉपर्टीज आ गई। ठीक है, वैसे ये कभी पूछता नहीं था लेकिन इस बार पूछ लिया। ज्यादातर तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फीचर्स पूछता है, प्रॉपर्टी, उसके यूज, किसने डेवलप किया, उसने कैसे सोर्स होता है, कैसे उसको डेवलप करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इस बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पूछ लिया। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डेफिनेशन तो बनना चाहिए भाई ना। किसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव होती है जो कैसे प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन से। इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट होकर के एक मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देता है, मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट होकर नए इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपगेट होते हैं। और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी आपको लिखनी थी। पहली प्रॉपर्टी है कि ये वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है, दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये ट्रांसवर्स नेचर का होता है। ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो ये आसान था। इसी प्रकार से ये सवाल आया है न्यूमेरिकल का, ये भी मैंने प्रेडिक्ट किया था कि देखो प्रिज्म के ऊपर डेरिवेशन नहीं आएगा, पिछले साल आया है डेरिवेशन, इसलिए इस बार उसका न्यूमेरिकल आया। मैंने स्पष्ट बोला था यही न्यूमेरिकल आएगा, तीनों सेट में आ गया ये न्यूमेरिकल। इसका देखिए क्वेश्चन क्या है, द मिनिमम डेविएशन एंगल ऑब्टेन बाय ए प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव एंगल कितना दिया हुआ है? रिफ्रैक्टिंग एंगल अपन ए से दिखाते हैं, देखना प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, और क्या दिया है? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन 38 डिग्री। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन दिया हुआ है 38 डिग्री। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को हम लोग डेल्टा एम से दिखाते हैं। ये कितना दिया हुआ है? 38 डिग्री। तीनों सेट में आए, मैं यहाँ पे एक बार इसको सॉल्व कर देता हूँ, बाकी सेट बिल्कुल इसी प्रकार से बनेंगे। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना था, तो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सीधा सा फॉर्मूला था, रेशियो है साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, ये होता है यानी प्रिज्म एंगल प्लस डेविएशन एंगल, मीन डेविएशन एंगल डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाई 2, ये फॉर्मूला होता है इसका। इसमें खाली आपको वैल्यू रखनी है और इसको सॉल्व करना है, तो कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल तो था नहीं। तो देखिए अपन क्या करते हैं, साइन ए कितना है 60 और ये कितना है 38,
और डिवाइड करना है इसको 2 से और डिवाइडेड बाय साइन 60/2। तो अगले स्टेप में कितना हो जाएगा, ये देखिए साइन 60 और 38 कितना हो गया, ये बन गया 98। 98 को 2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 49, और साइन 49 की वैल्यू साइड में लिखी हुई है, देखो हिंट, इसीलिए ये हिंट लिखता है कि जब ऐसी कोई चीज आ जाए जो ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में नहीं आती तो उसकी वैल्यू आप डायरेक्ट उठा लें, और ये कितना बन जाएगा साइन 30 डिग्री। अब साइन 49 की वैल्यू तो भैया आप हिंट से ले लोगे 0.7547 और डिवाइडेड बाय साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ये 2 ऊपर चढ़ गया मल्टीप्लाई होने के लिए इसके साथ। तो कितना आसान है, देखो खाली इसको 2 से मल्टीप्लाई करना था बस, यानी ये जो हिंट दिया है ना साइड में दिख रहा है साइन 49 की वैल्यू, इस वैल्यू को खाली 2 से मल्टीप्लाई करना था, यही आंसर था। ठीक, तो अब आप मल्टीप्लाई तो कर सकते हो ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, या 3 नंबर आपको देके जाता, हलवा टाइप परोसा गया था, लेकिन आपने कहने के बावजूद भी अगर नहीं पढ़ाई की है तो कोई बात नहीं, पेपर तो बीत गया। 7 दूनी 14, 4 दूनी 9 और 5 दूनी 10 का 0, एक कैरी आया, 7 दूनी फिर 14 का 4 यानी एक 5 10 का कैरी वाला, और 2 0 जा 1, इतना आएगा जी। ये क्या चीज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, इसका कोई यूनिट तो होता नहीं क्योंकि रेशियो है साइन और साइन का, साइन आई अपॉन साइन आर का। ठीक है, समझ गए, ये आंसर हो गया जी, आंसर हो गया। ठीक है, ये 9 है ना। ठीक, उम्मीद है बन गया होगा, जहां तक है, नहीं बना होगा तो कोई बात नहीं, बताए तो थे कि पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन, ये एक और अजीब टाइप का सवाल आ गया, यंग्स यानी चैप्टर नंबर 10 से सबसे टिपिकल क्वेश्चन यही आया है, यही आ गया। हालांकि ये मॉडल पेपर में दिया हुआ है, अगर आप प्रबोध का मॉडल पेपर देखेंगे तो उसमें एक सेकंड सेट में मॉडल पेपर में ये सॉल्व किया हुआ है, यानी इसी टाइप का मिलता जुलता क्वेश्चन है। आप बाकी का सेट देखेंगे, सेट बी या सेट सी में वो भी क्वेश्चन आया हुआ जो आपके प्रबोध के मॉडल पेपर सेट नंबर 2 में दिया हुआ है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए, यंग्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी इज 9:25। मिनिमम इंटेंसिटी और मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है। ठीक, फाइंड द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ बोथ द स्लिट्स। तो स्लिट का हमको जो चौड़ाई होती है वृत्त, उसका रेशियो निकालना है। बहुत सिंपल है, सिंपल तो नहीं कहेंगे, थोड़ा कठिन है भाई, अगर जिसने प्रैक्टिस नहीं किया उससे नहीं बनता। ठीक, तो मैं इसको आपको बताता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे पर्टिकुलर स्पेस चाहिए, तो मैं पहले स्पेस क्रिएट कर लेता हूं, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूं ना। चलिए, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, मैं इसको अलग से सॉल्व करके आपको दिखाता हूं ना। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना दिया है 9:25। मिनिमम इंटेंसिटी दिया है 9 गुना और मैक्सिमम इंटेंसिटी दिया है 25 गुना। फाइंड द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ बोथ द स्लिट। तो स्लिट की चौड़ाई हमको बतानी है। तो देखिए, इसको मैंने अलग से सॉल्व कर दिया है ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा बच सके। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, हालांकि ये 3 नंबर के लिए नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नंबर के लिए होना चाहिए। देखिए, गिवन समझिएगा ना, समझते जाइएगा। मिनिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेशियो कितना दिया 9:25। हमको पता है जब हम लोग इंटरफ्रेंस का डेरिवेशन करते हैं तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन से इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकलता है। मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में ये, आप चाहें तो इसको आप अगर अपनी बुक में देखेंगे तो इसमें A1 A2 लिखा रहता है, या अल्फा 1 अल्फा 2 लिखा रहता है, वैसे A1 A2 से दिखाते हैं आप। ए की वैल्यू वैसे इंटेंसिटी के स्क्वायर के बराबर होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है इंटेंसिटी की वैल्यू, आई प्रोपोर्शनेट टू ए स्क्वायर होता है। समझ आया? तो ए किसके बराबर होगा, अंडर रूट आई के बराबर, इसीलिए A1 A2 को हमने अंडर रूट I1 और अंडर रूट I2 लिखा है। I1 I2 क्या चीज यहाँ लिखा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम बोथ स्लिट। दोनों स्लिट से, एक स्लिट से जो लाइट आई उसकी चमक I1, दूसरे स्लिट से जो लाइट आती है उसकी चमक I2। स्लिट बोलते हैं ओपनिंग को भाई, ये तो कंफ्यूज नहीं होना ना। ऐसे ये कार्डबोर्ड है, एक ओपनिंग यहाँ पर है, एक ओपनिंग यहाँ है, एक लाइट यहाँ से जाएगी, एक लाइट यहाँ से जाएगी, इधर स्क्रीन रखा होगा, समझे आप, इस तरह से। ठीक है, ये कहानी है। ठीक, और मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होती है, दोनों एम्पलीट्यूड ऐड हो जाते हैं, तो दोनों इंटेंसिटी ऐड हो गई और इसका होल स्क्वायर लगता है। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, ये फॉर्मूला है। उसके बाद दूसरी चीज ये देखिए, इंटेंसिटी जो है वो स्लिट की चौड़ाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज्यादा चमक आप बढ़ाएंगे उतनी चौड़ी फ्रिंज आपको दिखेगी, उसकी चौड़ाई उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, स्लिट की भी और इसकी भी, जो फ्रिंज बनती है उसकी भी। ठीक है, तो ये देखिए इंटेंसिटी जो है वो स्लिट के चौड़ाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो दोनों इंटेंसिटी को हमने दोनों स्लिट के चौड़ाई के प्रोपोर्शनेट लिख दिया। अब हमने जो है यहाँ से रेशियो जो दिया था गिवन में, आई मिनिमम इज टू आई मैक्सिमम है, रेशियो का मतलब होता है अपॉन में लिखना। तो ये देखिए हमने अपॉन में लिखा, इंटेंसिटी मिनिमम डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी मैक्सिमम, मिनिमम का फॉर्मूला लिखा, और आई मिनिमम आई मैक्सिमम का रेशियो क्या दिया हुआ था 9/25। दोनों में से स्क्वायर लेके उधर भेज दिया, तो जब इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर जब उधर जाएगी, दोनों 9
9/25 किस में आ जाएंगे, स्क्वायर रूट में। तो 9 से बाहर क्या आएगा 3 और 25 से बाहर क्या आएगा 5। और देखो इसका स्क्वायर उधर चला गया, इसका भी स्क्वायर उधर चला गया, यानी स्क्वायर कॉमन लेके उधर भेज देंगे, तो ये खाली बिना स्क्वायर का बचेगा। समझ आया यहां तक। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इसको दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में i2 से डिवाइड कर दिया। इसको भी i2 से डिवाइड किया, इसको भी i2 से डिवाइड किया, i2, ठीक, i2 है भाई ना ये। इसको भी i2 से डिवाइड किया, इसको भी i2 से डिवाइड किया, रूट में है तो रूट i2 से दोनों तरफ हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड किया। तो क्या होगा, ये देखो ये दोनों कट जाएंगे, कट के 1 बचेंगे, ये दोनों भी रूट i2 भी कट के 1 बचेगा। अब यहां पर बचा अंडर रूट i1 अपॉन अंडर रूट i2, यहां पर भी बचा अंडर रूट i1 अपॉन अंडर रूट i2 और -1 + 1 बन गया। अब हमने इसको कुछ मान लिया, जैसे अंडर रूट i1 अपॉन अंडर रूट i2 को x मान लिया ताकि छोटा हो जाए, लीनियर इक्वेशन बन जाए और इसको फटाफट हम सॉल्व कर सकें। तो अंडर रूट i1 अपॉन अंडर रूट i2 की जगह हमने x लिख दिया, देखिए x - 1 बन गया, x + 1 बन गया, = 3/5 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे उधर जाके और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे उधर जाके, समझे। तो 5 मल्टीप्लाई हुआ x से और 1 से तो क्या बना 5x - 5, 3 से x + 1 मल्टीप्लाई होने चला गया 3x + 3, समझ आया। 3x को बुला लो, 5x के पास निगेटिव हो गया, 5 को इधर भेज दो पॉजिटिव हो गया, ये जुड़ के इधर 8 हो गया, ये घट के इधर 2 हो गया और x = कितना हुआ 8/2, यानी x की वैल्यू क्या होगी 5। x हमने किसको माना था, इसको अंडर रूट i1 अपॉन अंडर रूट i2 को, तो रख दो, ठीक, ये हमने रख दिया x की जगह, यानी ये क्या बन गया 4/1। 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है ना जी, दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया, तो इधर से तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, इधर स्क्वायर करने से 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब इंटेंसिटी जो होता है वो वृत्त के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वृत्त ऑफ द स्लिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये हम जानते हैं, ठीक। ये ऊपर भी हमने लिखा है, वी नो दैट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द स्लिट। तो ठीक है, इंटेंसिटी की जगह डायरेक्ट आप क्या पुट कर दीजिए a1 a2, तो ये a1 a2 का रेशियो आ गया और a1 a2 ही क्या है विड्थ ऑफ द स्लिट, दोनों स्लिट की चौड़ाई। तो देखिए दोनों स्लिट की चौड़ाई का रेशियो कितना हो गया 16:1, ये इसका आंसर हो गया, इतना लंबा चौड़ा। अब आप इसको एक बार देख के अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे, चलिए अगला सवाल हम ले रहे हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन भी हमने प्रिडिक्ट किया था, 3 रीजन फॉर द फेलियर ऑफ वेव थ्योरी, वेव थ्योरी के फेल होने का कारण बताओ। तो इसके तो भाई कारण बहुत सारे हैं, एक दो मैं आपको गिना देता हूँ। सबसे पहली चीज तो भैया हाइजन की जो वेव थ्योरी है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं एक्सप्लेन कर पाती, कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। इसी प्रकार से वेव थ्योरी का कहना यह था कि हमारे चारों तरफ एक मीडियम है, ठीक है, चारों तरफ एक मीडियम होता है, अजीब सा नाम रखा था उस मीडियम का हाइजन ने, लेकिन उस मीडियम का कोई साक्ष्य हमको नहीं मिलता, समझ आई बात। तो आप बुक में देख लीजिएगा, एक मीडियम का उन्होंने नाम रखा था, चारों तरफ बताया था कि हवा की तरह एक और मीडियम होता है, उस मीडियम को क्या कहा जाता है, उस मीडियम को कहते हैं ईथर। चारों तरफ उनका कहना था कि जैसे हवा है, एटमॉस्फेयर है, वैसे चारों तरफ ईथर नाम का एक मीडियम होता है, लेकिन उस ईथर के कोई साइंटिफिक प्रूफ हमको नहीं मिले, तो ये भी फर्जी बात थी उनकी। ऐसे बहुत सारे इसके लिमिटेशन थे और ये फेल हो गया और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं एक्सप्लेन कर पाता। अगला था एक्सप्लेन अल्फा डीके एंड बीटा डीके, ये चैप्टर नंबर 13 से आ गया, अल्फा डीके और बीटा डीके क्या होता है। हालांकि मैंने एक न्यूमेरिकल में इसको समझाया था। फिर मैंने बोला था ना चैप्टर नंबर 12 से सिर्फ आपको लिमिटेशन पढ़ना है, ड्रॉबैक, बोहर्स मॉडल का, रदरफोर्ड मॉडल का, थॉमसन मॉडल का, तीनों का ड्रॉबैक आ गया तीनों सेट में। तो देखो यहाँ पर बोहर्स एटॉमिक मॉडल का कोई 3 ड्रॉबैक आपको लिखना था, ये मैंने बताया था। अगला देखिए, ये भी बोला था मैंने 3 डिफरेंस लिखना है फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड में। तो मैंने फॉरवर्ड बाइजिंग भी बोला था पढ़ने के लिए, रिवर्स बाइजिंग भी बताया था, उसके बीच में डिफरेंस लिखना था, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन मैंने किया था, ये भी आ गया। लॉजिक गेट तो भैया हमने वीडियो ही डाल दिया था पूरा पूरा, तो पूछ लिया गया। मैंने स्पेशल बोला था कि एंड गेट, और गेट, ये सिंपल गेट जो है ये आएंगे इस साल, तो पूछ लिए गए उनके ट्रुथ टेबल के साथ। बुलियन एक्सप्रेशन इस बार नहीं पूछा गया है। ब्लॉक डायग्राम भी चैप्टर नंबर 15 से बोला था, आ गया। चैप्टर नंबर 15 से कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन करने के लिए आ गया। तो जितनी चीजें हमने बताई थी वो सारी चीजें यहाँ पर आ गई। अगला एक क्वेश्चन लेते हैं, आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान आया है। सिद्धि वॉज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 साइंस, शी वेंट टू विजिट साइंस सेंटर विथ हर फ्रेंड्स। ये अपने दोस्त के साथ साइंस सेंटर घूमने जाती है। शी सॉ ए मैग्नेट ऑसिलेटिंग थ्रू ए स्ट्रिंग, ये पुराना क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है पहले भी। उसने देखा कि एक धागे के साथ एक मैग्नेट ऐसे लटका हुआ है, झूल रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे ऐसे दाएं बाएं ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। सी ऑब्जर्व दैट ऑसिलेशन स्टॉप व्हेन ए मेटल प्लेट इज केप्ट अंडर द ऑसिलेटिंग मैग्नेट। अगर हम एक मैग्नेट का प्लेट, एक सिंपल मेटल का प्लेट ऐसे ऑसिलेट करते हुए मैग्नेट के पास लेके जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये जो मैग्नेट ऑसिलेट होता है ये रुक जाता है, इसका ऑसिलेशन बंद हो जाता है। समझ आई बात।
शी कुड नॉट अंडरस्टैंड द रीजन, उसको कारण समझ नहीं आया। शी डिस्कस हर फ्रेंड दैट ऑसिलेशन विल कंटिन्यू और स्टॉप व्हेन मैग्नेट इज केप्ट अंडर द ऑसिलेटिंग मेटल प्लेट। उसने अपने दोस्तों के साथ चर्चा किया कि भाई जैसे हम मेटल की प्लेट को लेके जाते हैं इसका ऑसिलेशन जो है मैग्नेट का बंद हो जाता है। नेक्स्ट डे दे वेंट टू देयर साइंस टीचर एंड बिकम हैप्पी टू नो द रीजन ऑफ द फिनोमिना। अगले दिन उसने अपने टीचर से मुलाकात की, उसको उसका कारण पता चला तो बहुत खुश हुई। अब क्वेश्चन पूछता है, देखिए, व्हाई ऑसिलेशन स्टॉप व्हेन द मेटल प्लेट इज केप्ट अंडर द ऑसिलेटिंग मैग्नेट। जब हम मेटल का प्लेट ऑसिलेट करते हुए मैग्नेट के पास ले जाते हैं तो वो मैग्नेट रुक क्यों जाता है? इसलिए रुक जाता है भाई कि मैग्नेट जब ऑसिलेट करता है और आप प्लेट लेके जाओगे तो मैग्नेट में एक भंवर धाराएं बनेंगी, एडी करंट बनेगा, फ्लक्स चेंज होगा। भाई मैग्नेट से मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा, आप प्लेट लेके जाओगे तो प्लेट में फ्लक्स लिंक होगा। अब मैग्नेट खुद हिल डुल रहा है तो उसका फ्लक्स भी हिलेगा डुलेगा, यानी इस मेटल के प्लेट के साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो चेंज होगा। और कोई भी चीज अपने ऊपर फ्लक्स चेंज को अपोज करती है, अपोज करने का तरीका होता है वो अपने अंदर एक करंट बनाती है। तो वो मेटल की प्लेट अपने अंदर एक करंट फ्लो करती है, उस करंट को बोलते हैं एडी करंट। और एडी करंट हमेशा किसको अपोज करती है? उस कारण को अपोज करती है जिसके कारण से फ्लक्स चेंज हो रहा था। तो किसके कारण से फ्लक्स चेंज हो रहा था? मैग्नेट के ऑसिलेट करने के कारण। इसलिए मेटल की प्लेट के अंदर जो एडी करंट बनेगा वो मैग्नेट के ऑसिलेशन को अपोज करेगा और मैग्नेट का ऑसिलेशन बंद हो जाएगा, क्योंकि ऑसिलेशन के चक्कर में यहां फ्लक्स लिंक हो रहा था, चेंज हो रहा था। ये इसका कारण है। दो प्रॉपर्टी लिखना है भैया करंट का जो उसके अंदर प्रोड्यूस हुआ मेटल प्लेट के अंदर। पहली प्रॉपर्टी उसमें से हीट जनरेट होता है, समझ आया? और दूसरी प्रॉपर्टी उसके एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, बहुत सारे उसके एप्लीकेशन हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आराम से लिख सकते हैं। और टू वैल्यू शोन बाय सिद्धि एंड टीचर, ये तो हर क्वेश्चन में सेम लिखना रहता है। अटेंटिवनेस, अवेयरनेस, फलाना ठिकाना, जितनी तारीफ के आप जुमले बांध सकते हैं बांध दीजिए। ठीक है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। बिल्कुल इसी प्रकार सब कुछ हमने प्रिडिक्ट किया हुआ था पहले ही, ये भी हमने प्रिडिक्ट किया हुआ था, ये भी बहुत आसान है। जनरेटर के ऊपर क्वेश्चन आ गया, व्हाट वैल्यू है राइजन, ये वही है जो वैल्यू लास्ट क्वेश्चन अभी ऊपर बताया। अटेंटिवनेस, अवेयरनेस, जागरूक, बहुत ज्यादा क्यूरियस, नॉलेज सीखने के लिए। डायनेमो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? डायनेमो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। 10 दिस डिवाइस ओबे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाँ जी, हर चीज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करती है। हो गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ये हमने खुले शब्दों में बोला था कि भैया आएगा। पार्शियल प्लेट कैपेसिटर का जो पार्शियली डाइलेक्ट्रिक भरते हैं ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो पूछ लिया गया 5 नंबर के लिए। तो ये तो आपका पक गया, वैसे हमने बताया था, आज सुबह भी बताया था, कल रात को भी बताया था। ये भी देखिए मैंने बोला था आपको गॉस थ्योरम पढ़ना है, उसमें 2 केसेस पढ़ने हैं, शीट का पढ़ना है, शेल का पढ़ना है। शेल का पूछ लिया, ये भी हमने प्रिडिक्ट किया हुआ था। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी बताया था आएगा, देखिए आ गया सीधे सीधे। आपका जो फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन होता है ये भी पूछ लिया गया डायरेक्ट। इसी प्रकार से देखिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी आ गया, ये भी हमने प्रिडिक्ट किया हुआ था आएगा, ये भी आ गया। जितने क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमने बताया है वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। देखो चैप्टर 4 से साइक्लोट्रॉन भी बोला था, बियोसावा लॉ के सेंटर सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालने का बोला था, एक साइक्लोट्रॉन पढ़ने के लिए बोला था, और एक बोला था 2 पैरेलल वायर पढ़ लेना, फोर्स लगता है जो पैरेलल वायर के बीच में। तो दोनों आ गया जी, बियोसावा नहीं आया, साइक्लोट्रॉन भी आ गया, और 2 पैरेलल वायर के बीच में जो फोर्स निकालना रहता है वो भी आ गया। दोनों क्वेश्चन आ गए, कोई एक बनाना रहता है। तो देखिए जितनी चीजें हमने प्रिडिक्ट की थी सब कुछ आ गया भाई। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हमेशा कोई ना कोई 2-3 क्वेश्चन हर साल नया रहता ही है। तो उसमें किसी को कोई बस नहीं चलता कि आएगा नहीं आएगा, 100% पेपर कोई नहीं बताता। तो 95% पेपर मैंने आपको पहले से प्रिडिक्ट कर दिया था। अब चलिए हम सेक्शन सेट बी की तरफ चलते हैं, उसको हमने डिस्कस करना है। सेट बी वाला पेपर, ठीक, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर रहा सेट बी, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेट बी का पेपर, इसको हमने अभी डिस्कस करना है। ठीक हो गया? हाँ जी, चलिए सेट बी की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखते हैं कि किस तरह के सवाल जो हैं आपके पेपर में आए हैं। सेम पैटर्न वही है, क्वेश्चन नंबर 23 से 26 तक जो 4 क्वेश्चंस होते हैं वो सेम आते हैं हर सेट में, है ना। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 से 22 तक डिफरेंट होते हैं। यहां देखिए पहला सवाल, विच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन व्हेन पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी सेट। मैंने बोला था पहले सेट में, सेट ए में ट्राईवैलेंट इंप्यूरिटी के लिए पूछ लिया, यहाँ पे पेंटावैलेंट। तो किस टाइप का सेमीकंडक्टर यहाँ पर बनेगा? एन टाइप। और ये मैंने सुबह पढ़ा के आपको भेजा था। ठीक, अगला देखिए, व्हाई डज सनलाइट नॉट गेट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। सन से जो लाइट आती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाने से भी इधर उधर क्यों नहीं मुड़ती? इसका कारण ये है कि सनलाइट में बेसिकली वो फोटोन की बनी होती है, और फोटोन के पास मास नहीं होता। मास नहीं होने के कारण एक तो इधर उधर वो मुड़ती नहीं है, दूसरा उसके पास चार्ज नहीं होता। फोटोन के पास रेस्ट, जब तक फोटोन चलता है उसका मास हम कंसीडर करते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, समझ आया। रेस्ट मास फोटोन का 0 होता है, बाकी जब वो चलता है तो फिर उसका मास हम कंसीडर करते हैं।
ठीक, लेकिन उसका मास ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होता है। दूसरी चीज ये होती है कि लाइट जिस फोटोन से बनते हैं उसके पास चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चार्ज के ऊपर फोर्स लगाते हैं, याद रखिएगा। तो जब फोटोन के पास चार्ज ही नहीं रहता तो काहे के लिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होगी, ये इसका आंसर है। अगला, वाई द बॉटम ऑफ ए पॉन्ड अपीयर्स रेस्ट, ये भी आपको बता के भेजा था कि भैया एक बर्तन में पानी भरा हुआ है या तालाब है उसका जो नीचे का फर्श होता है वो हमको ऊपर उभरा हुआ क्यों दिखता है? रिफ्रैक्शन के कारण। वो वर्चुअल डेप्थ अपॉन एक्चुअल डेप्थ का फॉर्मूला है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा होता है। इसका रीजन आपको लिखना है, रीजन रिफ्रैक्शन है। ठीक है, कि हमको जहां तक डेप्थ दिखनी चाहिए वो दिखती नहीं, क्योंकि लाइट नीचे डेंसर मीडियम से ऊपर रेयर मीडियम में आती है। तो डेंसर मीडियम यानी पानी के नीचे से जब लाइट आएगी, पानी के नीचे की जमीन दिख रही है तो वहां जमीन से पानी के नीचे से लाइट आएगी ऊपर हवा में, एयर में। तो डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में लाइट जाती है नॉर्मल से दूर हो जाती है, तो नॉर्मल से बेंड हो जाती है लाइट। ऐसा समझिए, डायग्राम से बताता हूं मैं। ये ऊपर एयर है और नीचे मान लो ये तालाब है, ये नीचे तालाब का फर्श है। तो यहां से लाइट गई मान लो ऐसे, ठीक, ऐसे लाइट। तो ये हमने बनाया नॉर्मल, तो लाइट को ऐसे जाना चाहिए लेकिन ये एक्चुअली ऐसे मुड़ जाती है। ये इसका ओरिजिनल रास्ता है, इसको ऐसे जाना चाहिए था लेकिन मुड़ ऐसे जाती है नॉर्मल से दूर, क्योंकि ये डेंसर से रेयरर में जाती है। ठीक है, समझे? और दूसरी चीज, एक रे और आप कहीं से भी ले लीजिए, एक रे कहीं से और हम बना सकते हैं, नॉर्मल से भी, सरफेस से भी हम एक रे ले सकते हैं। तो जो बंदा यहां खड़े होकर देखेगा उसको ये कहां से आती हुई दिखेंगी? यहां से आती हुई दिखेंगी। और एक रे आप और लोगे, कहीं से भी ले लो दूसरी रे को, तो ये जहां पर जाकर के मिलेंगी हमको लगेगा कि ये जो फर्श है एक्चुअल में ये यहां पर है। समझे? तो हमको नीचे का जो फर्श है ऊपर उभरा हुआ दिखता है। दो रे से इसको समझाते हैं। बैरकैफ हम एग्जैक्ट डायग्राम अभी नहीं बना रहे हैं, ये सारी चीजें रिफ्रैक्शन के टॉपिक में आपको पढ़ाई जाती हैं। तो ये भी बहुत आसान था, ऊपर वाला था ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 4, राइट नेम ऑफ द एपरेटस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर कौन सा डिवाइस काम करता है? आंसर है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर, तो उम्मीद है लिखा होगा आपने। इन विच कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू डिक्रीज रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। अगर रिजल्टेंट कैपेसिटेंस को हमको घटाना है तो कैपेसिटर को कैसे कनेक्शन में जोड़ना चाहिए? तो आंसर है सीरीज में। ये सेट ए में भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक, अगला सवाल देखिए, सेम ये मैंने सॉल्व करके बताया आपको। कैन ए सब्सटेंस हैज 8 इंटू 10⁻19 कूलम? चार्ज नहीं हो सकता, क्योंकि चार्ज जब भी आएगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का। इतना चार्ज संभव नहीं है, रीजन मैंने सेट ए में बता दिया। रेसिस्टिविटी पहले डिफाइन किया था हमने, ठीक है, उसका ऐसा यूनिट भी आप बना सकते हैं। रेसिस्टिविटी कैसे लिखी जाती है? रेसिस्टेंस का फार्मूला होता है रेसिस्टिविटी L/A। तो रेसिस्टिविटी का फार्मूला क्या होगा? रेसिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। समझ आई बात? तो इसमें हम एरिया और लेंथ को 1 1 कर दें तो रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस के बराबर हो जाती है। यानी एक ऐसा कंडक्टर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 यूनिट हो, लेंथ भी दोनों फेस के 1 यूनिट डिस्टेंस पर हो, तो उसका जो दो अपोजिट फेस के बीच में रेसिस्टेंस क्रिएट होगा, उसी रेसिस्टेंस को रेसिस्टिविटी मानी जाती है। यूनिट आप बना लोगे, यहाँ से ओम हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, नीचे 1 मीटर, लेंथ के कारण 1 1 मीटर कैंसिल हो गया, ओम मीटर इसका आंसर होता है। यूनिट एसआई यूनिट, ओम मीटर, ठीक, एसआई यूनिट है। उम्मीद है बन गया होगा। डिफरेंस बिटवीन करंट एंड करंट डेंसिटी लिखनी थी, बहुत आसान है। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 की रिकॉर्डिंग में मैंने बोला भी था कि आपको करंट डेंसिटी भी पढ़नी है, करंट का डेफिनेशन भी पढ़ना है। करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, करंट स्केलर क्वांटिटी होती है। करंट डेंसिटी के पास डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, करंट के पास नहीं होती है। करंट डेंसिटी से मिनिएचर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ ड्राइव हो जाता है, करंट से नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे आर्गूमेंट हैं। अगला ये क्वेश्चन देखिए, ये भी मैंने आपको अभी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में सॉल्व करके बताया। यहाँ पर क्या करें, देखो, द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ दिया है, ये मैं एक बार सॉल्व कर चुका हूं। इसको हम F1 मान लेते हैं। क्या दिया है? x। सेट ए में a और b से डिनोट किया था, यहाँ पे x और y से डिनोट कर रहा है। और डाइवर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस ही है। डाइवर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं? डाइवर्जिंग, कॉनकेव को, ठीक। तो कॉनकेव यानी डाइवर्जिंग लेंस, और कॉन्वेक्स को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस, ठीक। इसका फोकल लेंथ f2 कितना दिया हुआ है? y, लेकिन कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ अपन निगेटिव मानते हैं,
यही तो झोल है इसमें। अब आपसे पूछा है, देखना क्वेश्चन, दे आर अरेंज कोएक्सियल यानी सेम एक्सिस में इनको हमने ऐसे जोड़ दिया, दो लेंस को। राइट द फोकल लेंथ निकालना, नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालना कि कंबाइन करने के बाद वो लेंस किसकी तरह बिहेव करेगा। तो भैया फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो क्या बन जाएगा 1/x प्लस 1/y, लेकिन निगेटिव में। फिर ये क्या बन जाएगा 1/x माइनस 1/y, इधर क्या चल रहा है 1/f। समझते जाना भाई ना, ठीक, समझते जाना। एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम क्या आ जाएगा एक्स वाई, ऊपर आ जाएगा y माइनस एक्स, और ये 1/f। उल्टा कर दो, f क्या हो जाएगा एक्स वाई डिवाइडेड बाय y माइनस एक्स। ये फोकल लेंथ हो गया, ये फोकल लेंथ हो गया। फोकल लेंथ का एक्सप्रेशन यही आएगा। अब कैसे पता चलेगा कि ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है। तो भाई फोकल लेंथ अगर आपका पॉजिटिव आया तो ये कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। अगर फोकल लेंथ निगेटिव आ गया तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा। किसका फोकल लेंथ निगेटिव होता है, कॉनकेव लेंस का। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा। कॉनकेव मतलब डाइवर्ज करेगा, और कॉन्वेक्स मतलब कन्वर्ज करेगा लाइट को। तो यहाँ पे देखो, इसमें कुछ ना कुछ आर्गुमेंट बताया होगा एक्स और वाई का, ध्यान से समझना। यहाँ देखना क्वेश्चन इंडिकेशन क्या दिया है, एक्स जो है वाई से बड़ा 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 है। तो एक्स जब बड़ा होगा वाई से तो क्या होगा, एक्स जब बड़ा होगा वाई से तो क्या होगा। ये देखो नीचे देखो डिनोमिनेटर, ध्यान से समझना। यहां पर ध्यान से देखना ना, मैं इसको थोड़ा फिर से समझा रहा हूं। एक्स जो है वाई से बड़ा है, ध्यान से समझिएगा, एक्स जो है वाई से बड़ा है, सिंस एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अब हमको यहां पर क्या दिया हुआ है देखना, हमको दिया हुआ है y माइनस एक्स, और इसमें बड़ा कौन है एक्स। एक्स जब बड़ा होगा तो बताओ इसका आंसर कैसा आएगा, निगेटिव नहीं आएगा, बोलो ना, आंसर निगेटिव आएगा। क्यों, आंसर पर बड़े का साइन आता है, और x जो है y से बड़ा है, और x देखो निगेटिव है, तो आंसर में निगेटिव का साइन आ जाएगा। तो अगर निगेटिव का साइन आया तो बताओ यहाँ पर डिनोमिनेटर निगेटिव हो गया, तो पूरा पूरा एक्सप्रेशन ही निगेटिव हो गया ना। इसका मतलब है फोकल लेंथ का साइन कैसा हो गया, निगेटिव। और निगेटिव फोकल लेंथ किसका होता है, कॉनकेव का। इसलिए कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बिहेव्स लाइक डाइवर्जिंग लेंस, बिहेव्स लाइक डाइवर्जिंग लेंस, यानी कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। जो भी लाइट आएगी उसको ऐसे फैला देगा, डाइवर्ज कर देगा। ये इसका आंसर है। उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे, आपसे बन जाएगा। ये टीवी टावर वाला भी मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया था पिछले में एक्सरसाइज में। इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का √2RH, और आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने एक सेट ए में सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है। इसमें देखिए फिर से ब्लॉक डायग्राम आ गया, रिसीविंग पार्ट का। सेट ए में ट्रांसमीटर पार्ट का ब्लॉक डायग्राम बनाना था, और यहाँ पर रिसीविंग मैसेज सिग्नल का, रिसीविंग एंड का बनाना है। यहाँ देखिए नॉर गेट पूछ लिया, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। 3 डिफरेंस बिटवीन हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ये भी हमने आपको लेक्चर में बताया था कि आपको प्रिपेयर करना है। ये देखिए सिर्फ मैंने चैप्टर 12 से बोला था लिमिटेशन ही पढ़ के जाना है। रदरफोर्ड का लिमिटेशन आ गया यहाँ पर। न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन चैप्टर 13 से बोला था पढ़ के जाना है, आ गया। ऑलमोस्ट जितनी चीजें हमने प्रिडिक्ट की थी वो सारी चीजें आपके पेपर में देखने को मिल रही हैं। यहाँ देखो साफ साफ शब्दों में बोला था हमने चैप्टर नंबर 11 से कि भाई इसको पढ़ लेना, एक्सप्लेन लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और इसको डिराइव करके भी मैंने बताया था कैसे ये आएगा। तो वो सेम क्वेश्चन आ गया। एक क्वेश्चन ये आ गया, अब ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन अभी हमने जो पिछले सेट ए में सॉल्व किया है, बिल्कुल उसी का बड़ा भाई है। ये आपको प्रबोध की मॉडल पेपर के सेट 2 में मिल जाएगा, तो इसको वहां से आप देख करके बना लीजिएगा। अभी मैंने जो इंटेंसिटी वाला सेट ए में सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा, बस हमने उधर विड्थ निकाला था, यहाँ पे हमने मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी फिर से निकालनी है। तो आप इसको देख लीजिएगा, ये आसानी के साथ बन जाता है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये भी हमने सॉल्व करके बता दिया आपको। इंफ्रारेड, ये देखिए 2 कैरेक्टरिस्टिक पूछ लिया, इंफ्रारेड क्या है वो पूछ लिया, ठीक है। तो ये चैप्टर 8 से है, ये सब कुछ बताया हुआ चीज है। लेंजर्स लॉ को बोला था भाई पढ़ लेना, ठीक है। राइट द लेंजर्स लॉ लिखने के लिए आएगा, एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर टू द कॉइल। जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल के नजदीक जाएगा तो क्या होगा, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है, जब से ये कॉइल के नजदीक जाएगा इसमें नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा।
तो उसको अपोज करने के लिए उल्टी दिशा में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो उस करंट कैसे हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें जो करंट का आंसर आएगा वो क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है रेगुलर लेक्चर में, आपसे बन जाना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन लिखना था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, सबसे कॉमन क्वेश्चन है, बनना चाहिए, आसान है। यानी इसको अगर नहीं भी पढ़े होते तो भी थोड़ा बहुत भी लेक्चर आपने अटेंड किया तो ये बिना पढ़े लिखने वाले टॉपिक्स हैं। ये देखिए, लेंथ ऑफ वायर इज मेड डबल बाय स्ट्रेचिंग। एक तार को हमने खींच के लंबाई का 2 गुना कर दिया, 2 गुना लंबाई में खींच दिया। नया रेसिस्टेंस कितना होगा, तो मैंने फॉर्मूला बताया था, नया रेसिस्टेंस होता है एन स्क्वायर पुराने रेसिस्टेंस के। 2 गुना खींचे हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 टाइम, तो 4 गुना जो है रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, 4 गुना एन स्क्वायर के बराबर बढ़ता है। ठीक है, अगर 3 गुना खींचेंगे तो 9 गुना बढ़ जाएगा, 3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर इधर से तो सारे क्वेश्चन सेम है, तो हम डिस्कस कर चुके, तो ये सारे क्वेश्चन 23 के बाद सेम होते हैं, 23 से 26 तक। तो ये तो ऑलमोस्ट हमें जितने बताए थे वो सब के सब फंस गए आपके। ठीक, तो चलिए अगला वर्जन देखते हैं, सेट सी, जिसको सब बच्चे बोलते हैं बहुत कठिन आया था। यहाँ पे देख लेते हैं कितना कठिन आया था। ठीक, सेट सी है आपके सामने ये। ठीक, चलिए फटाफट देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए कहाँ कठिन है, देखना। राइट द नेम ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन सा चार्ज कैरियर मेजॉरिटी होता है, पॉजिटिव चार्ज होल, पॉजिटिव चार्ज होल्स मेजॉरिटी में होते हैं और निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में होते हैं। एन टाइप में मेजॉरिटी में कौन होता है, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होते हैं और पॉजिटिव चार्ज होल जो है वो माइनॉरिटी में होता है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के 2 प्लेट के बीच में अगर डाइइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए तो उसके कैपेसिटेंस में क्या असर पड़ता है, आंसर है कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है, तभी तो डाइइलेक्ट्रिक डालते हैं, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। कितने गुना, के गुना, के टाइम्स, और के क्या है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जितना उस डाइइलेक्ट्रिक का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतने गुना आपका जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। आगे देखिए, नेम द एपरेटस दैट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ईएमआई के प्रिंसिपल पर कौन सा डिवाइस काम करता है, डायनमो या जनरेटर, डायनमो या जनरेटर, है ना आसान, ये बता के भेजा था मैंने सुबह। ये क्वेश्चन भी मैंने बताया था, देखिए, राइट द रीजन बिहाइंड द शाइनिंग ऑफ डायमंड। डायमंड के चमक के पीछे कारण कौन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये कारण है। विच टाइप ऑफ मेटल इज जनरली यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ये भी मैंने बताया था लाइव क्लास में। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए कौन सा मेटल चाहिए, अल्कली मेटल, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान होता है, वो रिएक्टिव मेटल होते हैं, अल्कली मेटल। आंसर क्या होगा इसका, अल्कली मेटल्स, समझ गए। ठीक है, कौन सा मेटल होता है, अल्कली मेटल्स, अल्कली, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान रहता है, अल्कली मेटल्स। ठीक, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है, और आपका मैग्नीशियम हो गया, इस तरह के मेटल्स हम यूज करते हैं। सोडियम तो नहीं यूज करते, मेटल यूज करते हैं, मैग्नीशियम हो गया, पोटासियम हो गया, इस तरह के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राइट टू डिफरेंस बिटवीन कंडक्टेंस एंड रेसिस्टेंस। नहीं बनेगा, सब बहुत आसान है, ये सब कुछ आपको पढ़ाया हुआ है। यहाँ पर देखिए सेम क्वेश्चन अभी अभी जो हमने सॉल्व करके बताया, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ से बन जाएगा। यहाँ पे पहले सेट में ए और बी लिया था, दूसरे सेट में पी और क्यू ले लिया, सॉरी एक्स और वाई ले लिया, तीसरे सेट में पी और क्यू ले लिया। देखो कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, इसको भी फटाफट मैं बना देता हूं ताकि कोई कसर बाकी न रह जाए, है ना, फटाफट बना देता हूं। कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स, कन्वर्जिंग, समझ गए ना, कॉन्वेक्स लेंस को बोलते हैं। फोकल लेंथ f1 मान लो क्या है p, डाइवर्जिंग किसको बोलते हैं, कॉनकेव को, और कॉनकेव का फोकल लेंथ निगेटिव होता है भाई, तो ये कितना दिया है, q, माइनस में ले लीजिए। ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस दिख रहा है, q दिया है फोकल लेंथ, अब बोला है दे आर अरेंज कोएक्सियली, यानी आपस में इनको सेम एक्सिस में जोड़ देना है। राइट द फोकल लेंथ फार्मूला, फार्मूला लिखना है फोकल लेंथ का, और नेचर ऑफ कंबाइंड लेंस यानी किसकी तरह बिहेव करेंगे, और कंडीशन ये बता दिया है, तो बहुत आसान है, बना लेते हैं फटाफट, जैसे अभी आपको बना के दिखाया। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ का फार्मूला होता है 1/, यहाँ लिख लेना, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन कंबाइंड लेंस 1/f1 प्लस 1/f2, क्या बनेगा 1/p प्लस 1/q, q निगेटिव में है, ये क्या बन जाएगा 1/p माइनस 1/q, दिस इज 1/f। एलसीएम ले डालो, p और q का एलसीएम क्या बनेगा, pq, तो ये आया 1/f इज इक्वल टू, एलसीएम क्या बना, pq, p से डिवाइड होगा q बचेगा, q मल्टीप्लाइड 1q,
Q से डिवाइड करो P बचा, P मल्टीप्लाइड बाय 1 ये, तो रेसिप्रोकल कर दो, क्या बन गया ये बन गया Q माइनस P। ये हमारा फॉर्मूला बन गया फोकल लेंथ का। अब सिचुएशन क्या दी है, P छोटा है Q से, लिखा है ऊपर दिख रहा है साइड में, सिंस P छोटा है Q से, तो बताओ अगर P Q से छोटा होगा तो डिनोमिनेटर का आंसर कैसा आएगा, क्या है Q माइनस P, साइन कैसा आएगा इसका, P छोटा है तो बड़ा कौन है Q, बड़े का साइन लगता है, तो आंसर में साइन पॉजिटिव आएगा और PQ वैसे ही पॉजिटिव है, तो मल्टीप्लीकेशन में तो पॉजिटिव ही रहेंगे। ओवरऑल फोकल लेंथ का साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव फोकल लेंथ किसका होता है, ओवरऑल फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन का साइन क्या हो गया, पॉजिटिव, और पॉजिटिव फोकल लेंथ किसका होता है, कॉन्वेक्स का होता है। इसका ये मतलब है कि कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव करेगा, विल बिहेव लाइक कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा, एंड करेगा क्या, ये कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज द लाइट, कन्वर्ज का मतलब होता है एक पॉइंट पर लाइट को जमा कर देना, ये इसका नेचर हो गया, समझ गए, बना लोगे। बाकी न्यूमेरिकल तो मैंने इजी हैं जो समझा दिए हैं पहले ही, तो उनको हम एक्स्ट्रा यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे। जैसे ये टीवी टावर वाला जो है एंटीना की हाइट वाला, ये बता दिया मैंने कैसे बनता है, डी का फॉर्मूला होता है √2RH, आर और एच की वैल्यू रखो, डी आ जाएगा, ये मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है पहले एक्सरसाइज में, तो आप आसान है इसको बना सकते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पूछ लिया, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जैसे स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी होती है वैसे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है। स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी क्या होती है, रो, तो 1/रो को बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, अभी अभी निकाला था हमने, ओम मीटर, तो इसका क्या होगा, पर ओम पर मीटर, पर ओम को साइमन भी बोलते हैं, तो साइमन पर मीटर हो जाएगी इसकी यूनिट, तो ये बहुत आसान है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेक 1 कूलम चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन 1 कूलम का चार्ज बनाते हैं, ये मैंने चैप्टर नंबर 1 में डिटेल के साथ लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। 6.25 समथिंग कुछ आता है, 10 टू द पावर समथिंग कुछ आता है, इतने इलेक्ट्रॉन मिल करके 10 टू द पावर 28 समथिंग कुछ आता है, इस प्रकार से इतने इलेक्ट्रॉन मिल करके 1 कूलम का चार्ज बनाते हैं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये भी हमने कराया हुआ है न्यूमेरिकल। देखिए 3 डिफरेंस लिखने के लिए आगे एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ मैग्नेट के लिए, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 से ये क्वेश्चन है। तो एक्सियल पोजीशन इक्वेटोरियल पोजीशन लंबे लंबे डेरिवेशन है, इसलिए 5 नंबर में तो क्वेश्चन आता नहीं, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए उनका डिफरेंस पूछ लिया, तो बहुत आसान है डिफरेंस, आप लिख सकते हैं एक्सियल पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड डबल होता है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल पोजीशन, अगर हम सेम लेंथ पर जाएं तो, ठीक है। इसी प्रकार से आप बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं कि एक्सियल पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, अलोंग द डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, और इक्वेटोरियल में किधर होती है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट दिशा में होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, समझा। इस तरह से करके 2-4 पॉइंट आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए फेवरेट क्वेश्चन है, मैंने बोला था ये आएगा, आ गया, लेंजस लॉ एक्सप्लेन करना है, और एक्सप्लेन करना है कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग्स है या नहीं, ये क्वेश्चन मैं बार बार रिपीट कर रहा था, ये आ ही गया। यहाँ देखिए अल्ट्रावायलेट में मैंने बोला था इसको पढ़ लेना और 2 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेना। अब इससे पूछा है व्हाट इज अल्ट्रावायलेट रे, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जाहिर सी बात है अगर पूछा है कि क्या होती है तो आप लिखेंगे कि इससे प्रोड्यूस होती है, इस काम में आती है, ये होती है, इसकी रेंज, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ ये बताते हैं इसमें, ठीक, तो ये आप पढ़ के आए होंगे। ये क्वेश्चन भी मैंने सेट ए में सॉल्व करके बता दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, साइन ए प्लस डेल्टा m/2 और डिवाइडेड बाय साइन a/2, आराम से बन जाएगा, एकदम आसान है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ये भी आ गया, सेट ए में मैंने इसको सॉल्व कर दिया, आप उसी से देख के इसको बना सकते हैं, खाली नंबर, खाली ये डाटा चेंज होगा बस। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ द 2 स्लिट, यहाँ पे विड्थ बता दिया, वहां इंटेंसिटी दिया था सेट ए में, यहाँ विड्थ दे दिया, समझ आई बात। तो ये मजेदार क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे कि तीनों क्वेश्चन जो तीनों सेट में अलग अलग आए हैं उनका डिटेल सॉल्यूशन रिकॉर्ड करवा के अलग से डाल दें, ताकि आने वाले बच्चों के लिए ये थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाए, क्योंकि ये पहली बार आया है, नया टॉपिक आया है, नया टॉपिक है ये। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, इंटेंसिटी पूछ लिया, ये डायरेक्ट आपको दिया हुआ है, तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है भाई, भैया ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। इंटेंसिटी जो है वृत्त के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और क्या दिया हुआ है, वृत्त का रेशियो A1/A2 का रेशियो क्या दिया है, वृत्त 2 स्लिट के चौड़ाई का रेशियो दिया है 16:1, और जो इंटेंसिटी होती है वो स्लिट के वृत्त के प्रोपोर्शनेट होती है, तो ये डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं I1/I2, इन्हीं की जगह ये भी 16:1 हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप देख लीजिएगा, इसको थोड़ा बहुत घुमाए फिराए भी जा सकता है, ठीक है, गड़बड़ी होगी तो बाद में हम इसको डिटेल के साथ कवर करवा लेंगे। बहरकैफ इसको आप समझ लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू फोटोन थ्योरी देन वेव थ्योरी, व्हाई, एक्सप्लेन।
यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा अहमियत रखती है, यानी ज़्यादा अहमियत दी गई है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को, वेव थ्योरी में नहीं दी गई है। क्यों? तो ये भी हमने बताया हुआ है डिटेल के साथ, इसको भी आप कर सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सारी चीज़ें हमने समझाई हुई हैं। ये एक नया क्वेश्चन आ गया, बच्चे बोल रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 17, 18 नया आ गया है सेट सी में। तो भाई नया वया कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं ना। 16 क्वेश्चन नया है, ये भी पुराना क्वेश्चन है, ये भी पुराना क्वेश्चन है। 16वां और 17वां और 18 तो वैसे ही पुराना है। ये तो मैंने बता के भेजा था कि जे थॉमसन का, ये थॉमसन मॉडल लिख दिया ना, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जे थॉमसन का मॉडल है, उसका ड्रॉबैक लिखना है। मैंने साफ लफ्जों में बोला था चैप्टर 12 से सिर्फ आपको लिमिटेशन पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। थ्योरी के नाम पे सिर्फ 3 लिमिटेशन पढ़ के जाना है, जे थॉमसन का लिमिटेशन, बोहर का लिमिटेशन और रदरफोर्ड का लिमिटेशन। देख लो तीनों सेट में तीनों क्वेश्चन आया है, और साथ में न्यूमेरिकल मैंने बोला था तो न्यूमेरिकल नहीं दिया है। मैंने बोला था या तो थ्योरी आएगा या न्यूमेरिकल आएगा। थ्योरी आएगा तो सिर्फ लिमिटेशन देगा, या तो फिर न्यूमेरिकल आएगा। थ्योरी आ गया, लिमिटेशन दे दिया। फिर मैंने साफ साफ लफ्जों में बोला था कि भैया ट्रांजिस्टर नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि पीएनपी ट्रांजिस्टर 2024 में दिया हुआ था। ज्यादा से ज्यादा आएगा तो दोनों ट्रांजिस्टर के बीच में डिफरेंस लिखने के लिए आ जाएगा। देखो आ गया डिफरेंस लिखने के लिए, ठीक है। उसके बाद और गेट का लॉजिक सिंबल आ गया, लॉजिक गेट वाला क्वेश्चन, ये भी मैंने प्रेडिक्ट किया था कि भाई इसको पढ़ के जाना। ब्लॉक डायग्राम पहले मैंने साफ साफ बोला था कि कम्युनिकेशन सिस्टम का पढ़ के जाना। सेट ए में ट्रांसमीटर के लिए आ गया ब्लॉक डायग्राम, सेट बी में रिसीवर एंड के लिए आ गया, और सेट सी में पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए आ गया। तो ब्लॉक डायग्राम मैंने बोला था पढ़ के जाना। फिर देखो यहाँ पर सेम क्वेश्चन, एक तार को आपने 3 गुना उसकी लंबाई में खींच दिया तो क्या होगा जी, नया रेसिस्टेंस कितने गुना हो जाएगा, एन स्क्वायर आर होता है नया रेसिस्टेंस। एन की जगह क्या रखेंगे आप, 3, 3 का स्क्वायर कर दिया, यानी जितने गुना आप खींचते हैं वो रखते हैं। तो 3 टाइम आपने इंक्रीज किया तो 3 का पावर 2 कितना हो गया, 9। तो 9 गुना जो है रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, 9 टाइम्स, 9 टाइम रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज रेसिस्टेंस। आया समझ में? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 से तो सब सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 से तो सेम है। तो देखे मजेदार चैप्टर, मजेदार क्वेश्चन पेपर बना है सेट सी, कोई कठिन नहीं है। आपको लगता होगा भाई इक्का दुक्का क्वेश्चन न्यूमेरिकल का आ गया, तो भाई 26 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन नया तो रहता है, वो हर साल रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको ये एनालिसिस अच्छे से समझ में आया होगा, और भविष्य में जो बच्चे इसको देखेंगे वो भी अपना आकलन इसी प्रकार से करेंगे कि भाई फिजिक्स का, केमिस्ट्री का कोई भरोसा नहीं होता, कुछ भी दे देता है, कहीं से भी दे देता है, और आपको फिर मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि 2-4 क्वेश्चन भाई एक्स्ट्रा आता है। केमिस्ट्री तो और बैंड बजाती है, केमिस्ट्री का कोई ठिकाना नहीं है, बायोलॉजी का कोई ठिकाना नहीं है। फिजिक्स का तो फिर भी पैटर्न फिक्स है, जो हमने पैटर्न बताया आया तो 95%, 90 से 95% वही क्वेश्चन आए। 2-3 क्वेश्चन तो भाई जाहिर सी बात है ऊपर नीचे होते ही हैं, उतना प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता। वो हर साल बोर्ड थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करती रहती है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है, इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।